नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहलगाम आतंकी हमले के 12 दिन बीत गए। ये 12 दिन प्रधानमंत्री मोदी के कैसे रहे? इन 12 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की वो गंभीर भंगिमा जिसे दिखाकर बदला लेने और फाइनल एक्शन की हेडलाइन गोदी चैनलों पर चलाई जा रही थी, वो भंगिमा अब कैसी है, बदल कर क्या हो गई है? क्या उनकी भंगिमाओं में पहलगाम आतंकी हमले पर आक्रोश नजर आता है या वे विपक्ष की नींद हराम करने में जुट गए हैं? क्या इन 12 दिनों में आपको प्रधानमंत्री मोदी को फिर से देखने और समझने का मौका मिल पाया? हम इस वीडियो में उनके 12 दिनों पर बात करेंगे, लेकिन ये 12 दिन केवल उनके तो नहीं हैं, उन महिलाओं के भी हैं जिन्होंने सवाल पूछने के खतरे उठाए और जिन पर मर्दों का समाज टूट पड़ा। हमने इस वीडियो को काफी मेहनत से और अलग तरीके से तैयार किया है ताकि आप कई सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इन 12 दिनों के भारत को देख सकें, समझ सकें। ये 12 दिन हिमांशी, ऐशन्या और शीतलबेन के हैं। आतंकी हमले में इन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया। हिमांशी और ऐशन्या की नई नई शादी हुई थी। हिमांशी और ऐशन्या, शीतलबेन और अपने पिता को खोने वाली आरती मेनन ने पहाड़ जैसे दुख के बाद भी धर्म के नाम पर हिंसा को नकार दिया, कश्मीर के नाम पर नफरत को नकारा। इनके ऐसा करते ही उन लोगों की सारी सहानुभूति पलट गई जो इनकी तस्वीरों के जरिए गांव-गांव में भड़का रहे थे कि धर्म पूछकर मारा है, बदला लेना है। शोक संतप्त हिमांशी को वही राइट विंग अब भद्दी भद्दी बातें कह रहे हैं, अब शकून से जोड़ रहे हैं। यही चेहरा इस देश का, इस समाज का अपने आप इन 12 दिनों में दिख गया, जो हिमांशी की ही तस्वीर का जिबली वर्जन बनाकर अपनी एकता और धर्म की पहचान के सूत्र देख रहा था, लोगों में उबाल पैदा कर रहा था। सिर्फ 12 दिन में ही लोगों की असलियत सबके सामने आ गई। हिमांशी को मांगलिक से लेकर ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। आतंकी हिंसा के नाम पर नफरत की राजनीति की दुकान चलाने वालों का चेहरा इन्हीं 12 दिनों में सामने आया है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी इसी की निंदा कर देते कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने जो कहा है, हम सभी को उनकी भावना का आदर करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे हिमांशी के जख्म हरे हो जाएं। भारत का समाज कितना सड़ गया है, वो अपनी सड़न खुद ही आपके दरवाजे पर फेंक रहा है और आप हैं कि समेट कर अपने भीतर ले आ रहे हैं, घर में ला रहे हैं। संकट के वक्त ही नागरिकों का किरदार दिखता है, बनता है और निखरता है। संकट के वक्त नेताओं के किरदार का भी पता चल जाता है। इन 12 दिनों में अगर प्रधानमंत्री मोदी को देखना है, समझना है, तो केवल उनके कार्यक्रमों, बयानों और तस्वीरों में मत झांकिए। सबको पता है खबरों में वही चलेगा जो हुकूमत चाहेगी। उन तस्वीरों में भी झांकिए जो गोदी मीडिया में गायब रहती है या जिन पर चुप्पी छा जाती है। वरना मीडिया में इस बात की चर्चा होती कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी केरला में गौतम अडानी के साथ सहज हो रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि केरला में इतना अच्छा बंदरगाह बना रहे हैं कि गुजरात के लोग नाराज होने वाले हैं। ऐसी गुदगुदी शायद ही किसी को नसीब होती है, वो भी उन 12 दिनों में जब देश को मिट्टी में मिला देंगे और प्यासा मार देने के जुनून की आग में जलाया जा रहा था। संयोग देखिए, उसी दिन अडानी का चेहरा एक और जगह नजर आया। दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका कैरवा के कवर पर कई महीनों की पड़ताल के बाद तैयार की गई नीलिना एमएस की रिपोर्ट का मुखड़ा है कि 2018 में ईडी और सीबीआई मॉरिशस में अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें अडानी के नेटवर्क के सुराग मिल गए। हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन आप कारवा खरीदकर तुरंत पढ़ें। इसके जवाब में अडानी समूह ने कहा है कि रिपोर्ट के तथ्य गलत हैं, कोर्ट की अवमानना हो सकती है। यह अडानी समूह की प्रतिष्ठा को दूषित करने का प्रयास है। फिर भी कारवा पत्रिका ने इसे छापा है और इसके अंश एक्स पर शेयर किए जा रहे हैं। हम इसके बारे में इसलिए भी बता रहे हैं ताकि आप इन 12 दिनों की 2 तस्वीरों को देख सकें। फरवरी महीने में रॉयटर्स ने खबर छापी थी अडानी समूह को लेकर ही। रॉयटर्स ने लिखा था कि फरवरी में अमेरिका की सेबी जैसी संस्था SEC ने भारत के कानून मंत्रालय से गौतम अडानी और सागर अडानी के मामले में जांच में मदद मांगी थी।
मार्च में द हिंदू की खबर आई कि कानून मंत्रालय ने इस मामले में समन भेजने का काम गुजरात की अदालत को सौंप दिया है और अमेरिकी एजेंसी का समन ऑर्डर गुजरात के एक सेशंस कोर्ट को भेजा गया है और कहा है कि इससे जुड़े कागजात अदानी के अहमदाबाद वाले पते पर भिजवा दिए जाएं। अब इसी 12 दिनों में इकोनॉमिक टाइम्स की एक नई रिपोर्ट आई है। 26 अप्रैल की फोरम गांधी और मौलिक व्यास की यह खबर देखिए। इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर के अनुसार न्यूयॉर्क की अदालत में दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की एजेंसी फरवरी से लेकर अप्रैल तक यानी 2 महीने से भारत के सहयोग का इंतजार कर रही है। किस किस अखबार का नाम लें? हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ईटी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आउटलुक, इन सब में रॉयटर्स की एक और खबर छप गई है। यह रिपोर्ट जयश्री पी उपाध्याय की है। जयश्री ने लिखा है कि सेबी ने अदानी के भतीजे प्रणव अदानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है और जांच हो रही है। प्रणव अदानी समूह की कई कंपनियों में निदेशक हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह का संगीन अपराध है। प्रणव अदानी ने रॉयटर्स से कहा है कि वे इन आरोपों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। सोचिए, अदानी समूह के साथ प्रधानमंत्री मोदी कितनी सहजता से नजर आते हैं। उन्हें तमाम खबरों के बाद भी अदानी के साथ दिखने की मुश्किलता की कोई चिंता नहीं। मुश्किलता शब्द का जन्म ही अदानी के साथ पीएम मोदी की सहजता से हुआ है। गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिका में जांच, उनके अरबपति भतीजे प्रणव अदानी के खिलाफ भारत के अखबारों में खबर छपी है, मामला चल रहा है और इन लोगों को कोई मुश्किलता नहीं है, सहजता ही सहजता है। कमाल है, अदानी समूह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। उनके हर सवाल के जवाब में यही होता है। लेकिन जांच चल रही होती है अमेरिका में, जांच कर रही होती है सेबी। हम तो आपको छपी हुई खबरों के बारे में ही बता रहे हैं ताकि आपको 12 दिनों का भारत दिखाई दे जाए, जिसे कोई गोदी मीडिया वाला दिखा ही नहीं सकता। अदानी के खिलाफ जांच में अमेरिका की सेबी जैसी संस्था मदद मांगती है और उसे सहयोग का इंतजार करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कैरवां की पत्रकार नीलिना एमएस ने कितना बड़ा जोखिम उठाया है अदानी समूह को लेकर 26 पेज की रिपोर्ट लिखने में, जिसे अदानी समूह गलत बता रहा है। नीलिना और कैरवां के संपादक को पता होगा कि दुनिया के इतने बड़े कॉरपोरेट समूह के बारे में रिपोर्ट करने के क्या खतरे हैं, लेकिन उन्होंने यह रिस्क लिया। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकारों ने रिस्क लिया और खबर छाप दी कि भारत अदानी के मामले में सहयोग नहीं कर रहा। नीलिना की तरह जयश्री उपाध्याय ने रिस्क लिया और अदानी के भतीजे पर रिपोर्ट लिख दी। इसी बहाने हम इन 12 दिनों के भारत की 2 और महिला किरदार की बात करना चाहते हैं, नीलिना और जयश्री, क्योंकि आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है। नीलिना एमएस कई महीने लगाती हैं, 100 कंपनियों के दस्तावेज पढ़ती हैं और एक रिपोर्ट लिखती हैं। एक पन्ने की नहीं, 26 पन्ने की रिपोर्ट। इसी दौर में जब गोदी चैनलों के एंकर महंगे महंगे कपड़े और शायरों की शायरियां उठाकर इंस्टा पर अपनी छवि बना रहे हैं, ऊंची आवाज से मोदी मोदी कर रहे हैं, उसी दौर में नीलिना 26 पन्नों की रिपोर्ट लिखकर गौतम अदानी पर सवाल उठाती हैं। उनके उठाए सवालों पर सब चुप हैं, लेकिन नीलिना ने बोलने का काम कर दिया। प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है, 159वें नंबर पर आ गई है, निचले पायदान के देशों में। इन्हीं 12 दिनों में 4 PM चैनल के नेशनल यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। वैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हम पत्रकारों को बधाई दी है और प्रेस को प्राणवायु कहा है, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। पत्रकारों के प्राण लिए जा रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनलों को बंद किया जा रहा है, FIR हो रही है, कॉपीराइट का स्ट्राइक देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके बाद भी योगी जी को एक थैंक यू बनता है। योगी जी ने कहा है कि आपकी कलम सत्य की मशाल बनी रहे और शब्द समाज में जागरूकता की अलख जगाते रहें। यह बात यूपी के हर थाने में पहुंचा देनी चाहिए और योगी जी से अपील करनी चाहिए कि अगर वे पत्रकार को प्राणवायु समझते हैं तो यूपी में उनके खिलाफ दर्ज सारे FIR तुरंत वापस ले लें ताकि वे वायु के जरिए सांस ले सकें। अफसोस, इन्हीं 12 दिनों में सवाल पूछने पर 2 महिलाओं के खिलाफ FIR भी लखनऊ में होती है। दोनों महिलाएं हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR हुई और प्रोफेसर माधुरी काकोटी के खिलाफ।
ये दो महिलाएं पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो चुप कराने की कोशिश होती है। ये भी उसी तरह प्रतिकार करती हैं जैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद नफरत का माहौल बनाने निकले लोगों की टोली के खिलाफ हिमांशी और ऐशन्या प्रतिकार करती हैं। हिमांशी, ऐशन्या और शीतलबेन के विराट दुख और उनके बयानों में भी देखिए कि वो अपनी बात बोलकर कितनी अकेले कर दी गई हैं। यह समाज भेड़िया बनकर उनका पीछा करने लगा है। आप इन महिलाओं के जीवन में देखिए, इन्हीं 12 दिनों में इनका कितना कुछ बदल गया। इनके जीवन में ही आपको दिख जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के 12 दिन। उनके आसपास प्रधानमंत्री मोदी नजर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री ने इन्हें फोन किया है, ना इन्हें बुलाकर सांत्वना दी है और ना इनके घर जाकर मिलने का प्रयास किया है। गलती आपकी है कि आप प्रधानमंत्री मोदी में भारत खोज रहे थे। अगर आप इन 10 महिलाओं में भारत खोजते तो उसका सुंदर भविष्य दिख जाता। हिमांशी, ऐशन्या, शीतलबेन, शैला नेगी, नेहा सिंह राठौर, माधुरी काकोटी, पत्रकार नीलिना एमएस, जयश्री उपाध्याय, ललिता रामदास और कोची की आरती आर मेनन को आप कैसे भूल जाएंगे, जिनके पिता एन रामचंद्रन की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। आरती ने बार बार मीडिया में कहा कि कश्मीर में मेरे ड्राइवर मुसाफिर और एक अन्य आदमी समीर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन मुझे कश्मीर में 2 भाई भी मिल गए। उन्होंने हर हाल में मेरी मदद की। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। स्थानीय लोगों ने सबसे ज्यादा मदद की। मैं चाहती हूं दुनिया ये बात सुने, वे लोग आतंकी नहीं हैं। सबको एक नजर से मत देखिए, हम सब भारतीय हैं। भरी मीडिया के सामने हिमांशी ने कह दिया वह नफरत नहीं चाहती है, जबकि यही हो रहा है। लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ हो गए। हम नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। जिन्होंने ऐसा किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये बयान है हिमांशी के। बीबीसी से बात करते हुए ऐशन्या ने कहा, आपको लगता है आतंकवादी की कोई जात है? आतंकवाद है वो इंसान ही नहीं, वो आतंकवादी हैं। उनकी कोई जात नहीं, वो बस हैवान है। तो ये हिंदू बनाम मुसलमान, ब्राह्मण बनाकर हम क्यों ला रहे हैं? ये इंसान नहीं है, ये जल्लाद है और ये देश खत्म कर देंगे ऐसे ही। शीतलबेन ने भी तो यही कहा, कश्मीर की गलती नहीं, आपकी सुरक्षा नहीं थी, सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी, कोई मदद नहीं थी। सिंपल बात है, नफरत की राजनीति में आपके ही बच्चे दंगाई होंगे, आपके पति दंगाई होंगे, आपके पिता दंगाई हो गए हैं, कानून तोड़ रहे हैं। जिसने आपका भला चाहा और लोग उसी हिमांशी के बारे में इतनी नफरती बातें बोल भी सकें, पता चलता है कि लोग अब अपने काबू में नहीं रहे। इसी कड़ी में एक और महिला इस देश को मिल गई इन्हीं 12 दिनों में, शैला नेगी, जो नैनीताल में सनक चुकी भीड़ के बीच चली जाती हैं, लोगों से सवाल करने लगती हैं। शैला नेगी ने भरी भीड़ में उषा भाभी नाम की महिला से पूछा, जो घटना हुई है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन इन दुकानदारों को क्यों मारा जा रहा है? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप लोग? इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा जो रेपिस्ट है। इसके बाद शैला नेगी का एक बयान आता है कि उन्हें यह बात कहने के लिए बलात्कार की धमकी दी जा रही है। शैला ने कहा कि एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतरे, लेकिन वे मेरे साथ बलात्कार की बात कर रहे हैं, मुझे झील में फेंक देने की बात कर रहे हैं। यह 12 दिनों का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है। तब होता जब इन 12 दिनों में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री कोई भी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, चूक के कारणों को बताता, जवाबदेह के खिलाफ कार्रवाई की जाती, बताया जाता कितने आतंकवादी पकड़े गए और उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो मंच पर आपको सारी संवेदनशीलताओं को नकार देने की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इन 12 दिनों में इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस आत्मविश्वास का कारण क्या हो सकता है, हम नहीं जानते। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें शायद यकीन हो कि नोटबंदी को सही ठहराने वाली, थाली बजाने वाली जनता को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अब उनके वश में आ चुकी है। 24 अप्रैल को मधुबनी में नीतीश कुमार के साथ इस प्रसंग से ही साफ हो गया, मिट्टी में मिला देने वाले की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। मिट्टी में मिला देने की बात हेडलाइन के लिए है। 27 अप्रैल को उनका कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण होता है। 28 अप्रैल को पद्म पुरस्कारों का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री शरीक हुए, होना भी था।
29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने युग्म कॉन्क्लेव में युवाओं को संबोधित किया। 29 अप्रैल को मुंबई गए, वहां पर फिल्म कलाकारों और कारीगरों को संबोधित किया। 2 मई को केरला और आंध्रा गए। पहलगाम हमले का असर इतना भयावह है कि इसका शोक मन से उतरता नहीं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री की मंचों पर हंसी ठिठोली की तस्वीरें आ रही हैं। मधुबनी में उनके साथ नीतीश कुमार का हंसते खिलखिलाते हुए वीडियो की आलोचना की परवाह उन्होंने नहीं की। इस पर अमरावती में वे खुद ठिठोलियां पैदा करने लग गए। मंच पर उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को बुलाया और टॉफी क्या दी, हंसी के फव्वारे छूट पड़े। उससे पहले केरला में प्रधानमंत्री अपनी प्राथमिकता और साफ करते हैं। कहां तो आतंकी हमला करने वालों की नींद हराम करनी थी, कहां वे विपक्ष की नींद हराम करने की बात करने लगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के, विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फप्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं? यार ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर OTT पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब ये देश आक्रोशित है वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं, वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का जमीर जागेगा कि नहीं, लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। एक सामान्य सी बात है, जब प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जाएंगे तो वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, किसी भी पार्टी के हों, विचारधारा के हों, और सांसद से लेकर विधायक तक भी होंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों या विचारधारा के हों। उनके होने को इस तरह से राजनीतिक रूप प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि विपक्ष की नींद हराम हो जाएगी। हराम शब्द इसी के साथ राष्ट्रीय और क्यूट बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये 9 तस्वीरें हैं। ये सभी तस्वीरें पुलवामा हमले के बाद 23 फरवरी 2019 के अपने फ्रंट पेज पर टेलीग्राफ अखबार ने छापे थे। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र और विदेश दौरों पर प्रधानमंत्री काले कपड़े में हैं। टेलीग्राफ अखबार ने इसे रेखांकित भी किया है, लेकिन हेडलाइन में व्यंग्य किया है और लिखा है कि एंटी नेशनल, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री शोक में नहीं है। अखबार उनके काले कपड़ों को तो दिखा रहा है, मगर तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें प्रधानमंत्री अट्टहास करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सभी तस्वीरें कब की हैं? पुलवामा के हमले के बाद की हैं। इसलिए हमने कहा कि पहलगाम हमले के बाद के 12 दिनों को आप प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों, कार्यक्रमों में देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं दिखेगा। हिमांशी नौसेना के अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हैं। उनके दुख को किसी ने नहीं समझा, जबकि ये लोग दिन रात सेना के नाम पर जज्बात भड़काते रहते हैं। खैर, प्रधानमंत्री ने फोन तक नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि हिमांशी के साथ कोई नहीं। इन 12 दिनों की एक और नायिका से मिलिए, ललिता रामदास। इनके पिता भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष रहे। इनके पति भारत के 13वें नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास रहे। ललिता रामदास ने हिमांशी को सार्वजनिक पत्र लिखा है। मैं नहीं जानता कि इस तरह तमाम चीजों को जोड़कर देश और समाज को देखने का यह तरीका आपको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन जैसे ही आप कारवां पत्रिका के कवर पर छपी अदानी की तस्वीर और केरला में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अदानी की तस्वीर को जोड़ते हैं, देश खुशी से लहलहाता हुआ नजर आता है।
झूठ की ज्वाला में सत्य फतिंगे की तरह तड़प कर जलता हुआ नजर आता है। जैसे कोई भांड में मक्के को उछलता देख आनंद ले रहा हो, वैसे ही आपको फुटकते छिटकते उछलते कूदते ये 12 दिन भारत के दिखाई देने चाहिए। प्रिय हिमांशी, मेरा नाम ललिता रामदास है। मैं एक नेवी अफसर की बेटी हूँ और एक नेवी अफसर की पत्नी भी। मेरे पिता और पति दोनों नौसेना अध्यक्ष थे, पहले और 13वें। मुमकिन है एक नौसैनिक की सबसे बुजुर्ग बेटी और एक नौसैनिक की सबसे बुजुर्ग पत्नी के नाते तुम्हें ये निजी श्रद्धांजलि भेज रही हूँ, उसे जो नौसैनिकों की पत्नियों के परिवार में शायद सबसे नई है, सबसे कम उम्र की है। मैंने प्रेस में दिए तुम्हारे बयान को बार बार देखा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जिस अद्भुत हिम्मत, धैर्य और विश्वास से मुसलमानों और कश्मीरियों के विरुद्ध चल रही नफरत के खिलाफ बयान दिया है, वो उल्लेखनीय है और इस समय उसकी बहुत ज़रूरत है। तुमने कहा हमें सिर्फ शांति चाहिए। तुमने यह भी कहा कि हमें इंसाफ चाहिए और ये बिल्कुल सही बात है। तुम एक परफेक्ट फौजी पत्नी हो हिमांशी। इस सर्विस, संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति निष्ठावान हो। साफ है कि तुम ऐसी महिला हो जो जानती है कि वो किस में विश्वास करती है। विनय जैसे नेवी मैन के लिए तुमसे ज्यादा बहादुर और कोई पार्टनर हो ही नहीं सकती। तुमने जो कहा है वो इस देश के हर आजाद ख्याल नागरिक के मन की बात है। हम सभी को तुम्हारे प्यार और करुणा के संदेश को दूर तक ले जाना चाहिए। शुक्रिया हिमांशी। मैंने 2 दिन पहले एक पत्र लिखकर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सेक्रेटेरिएट को भेजा है। उम्मीद है तुम्हें मिल जाएगा। मुझे अपना पता भी भेजना। मैं अपना पत्र तुम्हें सीधे करनाल भेजना चाहती हूँ। ललिता। पहलगाम हमले के 12 दिनों में हमने कितनी महिलाओं से मिला दिया जिनमें देश का किरदार दिखता है, गलत को गलत कहने का साहस दिखता है। क्या आप इन 12 दिनों के इन चेहरों को नहीं देखना चाहेंगे? शीतलबेन, हिमांशी अशन्या, शालू नेगी, नीलिना MS, जयश्री और ललिता रामदास। इनकी चिंताओं में जो भारत दिखता है वो आपको प्रधानमंत्री मोदी की चिंताओं और भंगिमाओं में नहीं दिख सकता है। मीडिया ने बहुत कोशिश तो की प्रधानमंत्री की सीरियस तस्वीरों से आक्रोशित भारत को दिखाने की। इतनी गंभीरता, इतनी चिंता, इतना आक्रोश, बैठक पर बैठक, ये कर देंगे वो कर देंगे। रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों से मिल रहे हैं। मिलते मिलते अब किससे मिल रहे हैं? तो यहां पवन कल्याण को टॉफी खिला रहे हैं, वहां अदानी को गले लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की उस गंभीरता में नाटकीयता थी या इस स्वाभाविकता में नाटकीयता है? निबंध प्रबंध लिखें, एक टॉफी मैं भी दूंगा आप दर्शकों को। आतंकी हमला होते ही सारा फोकस प्रधानमंत्री मोदी पर। फाइनल एक्शन की हेडलाइन दौड़ने लगी। चैनलों पर एनिमेशन के जरिए स्टूडियो में लड़ाकू विमान घुसा दिए गए। लगा कि अब धावा बोलने की तैयारी है। वैसे एनिमेशन की क्या जरूरत थी? लड़ाकू विमान तो यूपी में उतारा गया, गोदी एंकर वहीं चले जाते। सेट तैयार था, वहीं से ललकारने की एंकरिंग कर आते। गंगा एक्सप्रेसवे, यूपी के इस नए एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान को उतारकर और उड़ाकर दिखाया गया। इस बार नेता स्मार्ट हो गए हैं, इंस्टा के लिए झट से रील बना लिया। बैकग्राउंड में ये विमान उड़ रहे हैं और नेताजी खिखिया रहे हैं। कॉपीराइट के नियम है, इसलिए इंस्टा वाला वीडियो यहां नहीं दिखा सकता। गंगा एक्सप्रेसवे से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारा गया लड़ाकू विमान, उससे पहले लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतारा गया। इन लड़ाकू विमानों को लगता है एक नया काम दिया जा रहा है, यूपी की सड़कों को प्रमाणित करने का, इन पर उतरने और उड़कर टेस्ट करने का। आतंकी हमले के अगले दिन पटना में एयर शो हुआ, जिसे नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के मंत्रियों ने बड़े चाव से देखा। सड़क पर विमानों को उतारकर और उड़ाकर शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आतंकी हमले के जवाब में क्या होने वाला है, इस पर अब कोई नहीं बोल रहा है। तो दिख गया ना आपको 12 दिनों का भारत, 12 दिनों की राजनीति, 12 दिनों में भारत की कुछ स्त्रियां और 12 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी, और इन्हीं 12 दिनों में दिखे ये 2 होनहार। एक का नाम चंदन मलाकर, दूसरे का नाम प्रज्ञाजीत मोंडल। सनातनी एकता मोर्चा के सदस्य बताए जा रहे हैं।
बंगाल पुलिस के अनुसार इन दोनों पर कथित रूप से आरोप है कि इन्होंने रेलवे स्टेशन के भीतर पाकिस्तान का झंडा लगाया ताकि किसी मुसलमान को इसके आरोप में दबोचा जा सके और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। ये हालत हो गई है समाज की, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के लिए कोई हिंदू पाकिस्तान का झंडा लगा देता है। कितनी कम मेहनत में आग लगाई जा सकती है सिर्फ इसलिए कि किसी को पता है कि लोगों के बड़े वर्ग के पास समझने के लिए इतना भी दिमाग नहीं बचा है। हम बिल्कुल इन 12 दिनों में भारत के प्रधानमंत्री की ही बात कर रहे हैं। दरअसल उनकी राजनीति का सिरा जहां जहां जुड़ता है वहां वहां की बात करने से ही उनके बारे में बात हो जाती है। कोई यह सवाल नहीं कर रहा कि जिस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत की यात्रा पर थे, जयपुर घूम रहे थे, आगरा टहल रहे थे, हवा महल देख रहे थे, ताजमहल देख रहे थे। ही वॉज ऑन ए सीइंग स्प्री। देखो देखो ये है इंडिया, क्या जलवा था इन जनाब का। भारत में हाहाकार मचा है। ये टूर एंड ट्रेवल आराम से पूरा कर रहे हैं। इन्होंने अमेरिका जाकर जो बयान दिया है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं 12 दिनों में कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए जेडी वैंस का जिक्र किया कि आप इन 12 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी में यह मत देखिए कि इन्होंने विपक्ष की नींद हराम करने की बात कही है, यह भी देखिए कि अमेरिका के कहने पर कैसे चुप्पी साध गए हैं। अमेरिका लौटकर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें भारत और पाकिस्तान के बारे में चिंता है। जवाब में जेडी वैंस कहते हैं कि जब भी दो परमाणु देशों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है मुझे चिंता होती है। हमने अपने दोस्त भारत और पाकिस्तान से संपर्क स्थापित किया है। हमारी उम्मीद है कि इस आतंकी हमले का जवाब भारत इस तरह से देगा कि पूरे क्षेत्र में तनाव न फैल जाए, और हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि जहां तक वे जिम्मेदार हैं भारत के साथ सहयोग करें और यह पक्का करें कि कभी कभी उनके क्षेत्र से जो आतंकवादी ऑपरेट करते हैं उन्हें निपटाया जाए। यही हमारी दोनों देशों से उम्मीद है। साफ है कि अमेरिका के नायब सदर जमहूरिया जेडी वैंस की भारत ने इतनी खातिरदारी की, लेकिन वैंस ने आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं बताया। साफ साफ तो बिल्कुल नहीं, और ना ही पाकिस्तान की निंदा की कि उसका हाथ है। डू यू गेट माई पॉइंट। मोदी खुद नायब सदर जमहूरिया वैंस को लेने गाड़ी तक गए और यह आदमी पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कह रहा। मोदी की पॉलिसी क्या फेल नहीं है, इस पर चर्चा चल रही है। इसकी व्याख्या इस तरह से की जा रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति उर्दू में नायब सदर जमहूरिया जेडी वैंस ने भारत से किनारा कर लिया। इतना भर कह दिया कि जहां तक पाकिस्तान जिम्मेदार है वहीं तक वह भारत से सहयोग करे और भारत बड़ा कदम ना उठाए। भारत तो इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार मानता है। जहां तक जिम्मेदार होने की बात है, कहां से कहां पहुंच गई। तो क्या अमेरिका के कहने से ही जवाब देंगे, प्यासा मार देंगे टाइप की अब हेडलाइनें कहां चली गईं। हमने 1 मई के अपने वीडियो में अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो के बयान के बारे में भी बताया, जिसमें वे दोनों देशों से कह रहे हैं मिलकर सहयोग कीजिए, तनाव कम करने का रास्ता निकालिए। अमेरिका ने भारत को प्रोत्साहित किया है कि पाकिस्तान से मिलकर तनाव कम करें। आप उस वीडियो को देखिएगा तो संदर्भ समझ में आएगा। तो भारत ने क्या जवाब दिया। अमेरिका ने तो अपनी बात कह दी। क्या भारत ने अमेरिका की बात पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहा। अमेरिका में आतंकी हमले में अगर 26 लोग मारे गए होते तो अमेरिका ऐसी बात करता। अभी तक उस देश को बर्बाद किया जा चुका होता जिस पर अमेरिका को शक होता। पाकिस्तान पर वैंस के बयान का एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। भारत क्यों चुप रह गया। आपने देखा कि अमेरिका ने जब कनाडा को बोला तो वहां की सरकार ने अमेरिका को जवाब दिया, जनता ने भी दिया। इसी से जुड़ा एक और प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। यह जर्मनी का बॉन शहर है। यहां बहुत सारे भारतीय छात्र यहां अध्ययन करने के लिए जाते हैं। बॉन शहर के इस वीडियो के हवाले से हम आपको यही बता रहे हैं कि जर्मनी की एक संस्था है BFV। इसका काम ही है लोकतांत्रिक प्रथाओं की रक्षा करना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अलाइड देशों ने मिलकर एक ऐसा संगठन तैयार किया जो संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो।
वहीं से इस संस्थान की शुरुआत होती है। इसने देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और चरम दक्षिणपंथी दल को अतिवादी चरमपंथी घोषित कर दिया है। कहा है कि इस पार्टी के भीतर लोगों को उनकी नस्ल और उनके पूर्वजों के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है। ऐसा करना एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक तंत्र के विरुद्ध है। इस आदेश का असर यह होगा कि केंद्रीय संविधान रक्षा एजेंसी इस पार्टी की निगरानी कर सकेगी। अब इस पर अमेरिका के विदेश सचिव का बयान आया है। यह लोकतंत्र नहीं है, उसके वेश में तानाशाही है। क्या आपको पता है जर्मनी ने क्या जवाब दिया? जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, और वह भी सार्वजनिक तौर पर एक्स पर जवाब लिखा है कि यह लोकतंत्र है। यह फैसला स्वतंत्र और गहन जांच के बाद लिया गया है और इसका उद्देश्य है संविधान और कानून की प्रक्रिया की रक्षा करना। इस मामले में अंतिम राय देश की स्वतंत्र अदालत की होगी। हमने अपने इतिहास से सीखा है कि दक्षिणपंथी अतिवाद को रोकने की जरूरत है। यह तस्वीर खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। ट्रंप ने एआई का सहारा लेकर खुद को पोप की तरह बना दिया, पोप का मुकुट पहन लिया और उनकी कुर्सी पर विराजमान हो गए। इनसे ठीक 1 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था उन्हें यकीन है कि परमात्मा ने भेजा है। 12 दिनों में दुनिया कई बिंदुओं पर एक सी नजर आने लगी है, जिसे समझ लेना इतना आसान नहीं। आज जिन नेताओं के हाथ में आपका भविष्य है, उन्हें समझने की शक्ति आप में नहीं है। हो क्या रहा है दुनिया और देश में? क्या हम और आप समझने लायक बचे हैं, या फिर उन्होंने हमारे और आपके समझने की चिंताएं बंद कर दी हैं? एक दर्शक के तौर पर आज के समय और उसके किरदारों को समझना अपने आप को बहुत कष्ट देना है। आप कैसे समझेंगे? आपको पता ही नहीं कि आप समझ लिए गए हैं। थाली बजाकर आप